मोदी सरकार तीसरा टर्म और मंत्रियों के बंटवारा जो विभागों का वो भी हो चुका और लगभग सभी मंत्रियों ने अपने विभाग का जो कामकाज है उसके लिए जो उनको चार्ज लेना था वो भी ले लिया चार्ज भी। लेकिन अभी यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे फैसले हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं। विपक्ष भी मजबूती के साथ आया है, लेकिन आधुनिक भारत को लेकर जो खाका तैयार किया गया है, क्या इस बार मोदी सरकार के सामने तो लेकर चुनौतियां हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है और विकास के नए आयामों को भी छूना है और उसके अलावा जो विपक्ष है उसको भी साधना है। बहुत सारी चुनौतियां, उन चुनौतियों को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। और हमारे सामने नावेश शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ में विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विपिन भाई आपके पास आ रहा हूँ। सरकार बन गई है और देखिए इस बार सरकार बनी लेकिन विपक्ष भी मजबूत होकर सामने आया है। ऐसे में जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो बहुत सारे वादे थे और बहुत सारे कानून थे जिन्हें लेकर बहुत सारे लोगों की आज भी निगाहें हैं, वो बड़ी चुनौतियां हैं। जिस तरीके का मंत्रिमंडल सामने आया है उससे देखकर लगता है कि जो कार्यशैली थी प्रधानमंत्री जी की या भाजपा की सरकार जो थी उसकी जो कार्यशैली थी वो वही रहने वाली है। तो ऐसे में जो बहुत सारे चीज़ें थी जैसे कि जनसंख्या बिल को लेकर बात हुई, सीएए को लेकर बात हुई, उसके अलावा भी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो जितने भी सेटअप हैं उन्हें लेकर जो बात हुई थी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी, क्योंकि अभी एक और बड़ी बात है अग्निवीर को लेकर भी वो छूट गया था क्योंकि उसे लेकर आज भी राहुल गांधी जी ने बोला है, तो जो चीज़ें हैं उन्हें लेकर के आपको लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी है, वो किसी भी एक एजेंडे पे पीछे हटते दिखेंगे? और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस भी इस बार मजबूत है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं विपक्ष बहुत मजबूत है। विपिन भाई। संजय भाई धन्यवाद। देखिए बहुत जरूरी है यहां पर एक बात समझना कि 2014-2019 में जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तो उनके पास स्पष्ट बहुमत था। 2024 में स्थिति बदल गई है। विपक्ष मजबूती से, जैसे आप बोल रहे थे चर्चा के शुरुआत में कि यहां पर विपक्ष मजबूती से आगे आया है और बड़ी एक कड़ा मुकाबला रहा है। तो यहां पर चुनौतियां भी बेशुमार हैं, क्योंकि यहां पर जब चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी गए थे, बाकी भाजपा के नेता गए थे, तो जनता के बीच ये बोल के आए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन पोल। और निश्चित बात है कि यहां पर दोनों जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, तो वो लोग स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और ये बड़े समय से मांग चल रही है। तो यहां पर राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर दोनों बातें हैं कि एक तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि विपक्ष हमारा मजबूत हो, यही बात हर एक मंच से बोली जा रही थी। लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि 2014-2019 में अमूमन बोला जाता था मोदी सरकार, तो अब फर्क यह है कि मोदी की एनडीए सरकार या एनडीए सरकार। घटक दल पहले भी थे, एनडीए साथ था 2014-2019 में, लेकिन फर्क अब यह है क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है। वो अलग बात है, जब इसका आकलन करेंगे तो समझ आएगा कि बड़े कारण निकलेंगे कि बार बार बोला जा रहा था मोदी और योगी की आपस में कुछ ऑल इज नॉट वेल, भाजपा और आरएसएस के नाते जो हैं उनमें कुछ दरारें आई हैं। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि विपक्ष मजबूत हो गया है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, और चुनौतियां बेशुमार हैं इस समय, तो मुखर होकर वो भी आवाज निकालेंगे। और अग्निवीर को लेकर यहां पर आवाजें उठने लग गई हैं कि इसको आप रिव्यू करें या इसको वापस लें। और सबसे जरूरी बात, देश का जो अन्नदाता है, जो अनशन पे बैठा हुआ है, मैं पंजाब से आ रहा था दिल्ली, तो अभी भी वो सड़कें बंद हैं, अंबाला के रास्ते, बड़ी मुश्किल हुई। तो यहां पर सोचिए कि एक आम आदमी को आवाजाही में कितनी मुश्किल हो रही होगी। अच्छा विपिन भाई, आपको लगता है बच्चों का खास तौर पे जो वहां पर पढ़ते हैं पंजाब में, पटियाला में, तो ये मुझे लगता है कि इस समय एक रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। और अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है। लोक कल्याण मार्ग में जब बैठक कर रहे थे, जितने भावी मंत्री थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करना था, कि आपको डे वन से आपको यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अ टफ टास्क मास्टर। वो जाने जाते हैं कि वो हल्के में किसी चीज को लेते नहीं है। जी यही मैं पूछना चाह रहा था विपिन भाई, मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर आप देखें विपिन जी आवाज आ रही है जी,
मैं जी, आ रही कहता है। कि अगर आप देखें जिस तरीके का मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो सामने आया है, घटक दल के लोगों को भी क्या मिला ये भी आपके सामने आया है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार किसी दबाव में होंगे? क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं, उनकी जो कार्यशैली है वो पहले दिन से ही दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है संजय भाई। लेकिन एक बात देखिए कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो हाँ। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो खासतौर पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि 16 उनके सांसद हैं टीडीपी के और 12 जेडीयू के, तो अपने आप में इनकी क्या अहमियत है। और आपस में जो विपक्ष अपना हमला बोल रहा था कि ऑल इज नॉट वेल, आपस में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज ने, तस्वीरों ने बहुत कुछ बयान कर दिया है। और शपथ ग्रहण समारोह में भी, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ये, क्योंकि प्रधानमंत्री फ्री हैंड से काम करते हैं, किसी दबाव में नहीं काम करते। और यहाँ पर बाकी बाकी जो घटक दल हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वो भी समझेंगे कि जिम्मेदारी उनका क्या है, उनकी क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, अर्थव्यवस्था को भी $5 ट्रिलियन बनाना है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे पटल पे लेके आना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोग एक मकसद से काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। चलिए, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा जी, अगर देखें संविधान को लेकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा गया, पूरे चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, और अब एक और नया बयान है कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस हमलावर रहेगी। क्या लगता है आपको कि संविधान जो खतरे वाली बात थी वो तो अब चला गया, मुद्दा ही खत्म हो गया? कहाँ संविधान खतरे में था ये तो अब समय बताएगा कि कौन सा था। आरक्षण को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? उसके अलावा अग्निवीर को लेकर जो बात हो रही है उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या अग्निवीर को लेकर कांग्रेस का रुख जो है वो यही रहेगा कि अग्निवीर को लेकर पुनः समीक्षा हो, या ये पूरी तरीके से खत्म हो? संजय जी, इस देश में लोगों ने, जनता ने वोट की ताकत से ये बता दिया कि संविधान सर्वोपरि है। यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलती, यहाँ मोदी का अहंकार नहीं चलता, क्योंकि मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नाम पे जो सारा चुनाव लड़ा गया ये 240 पर सिमट कर रह गए हैं। तो संविधान सर्वोपरि है, ये जनता ने बता दिया। और जहां तक आप अग्निवीर की बात करते हैं, कांग्रेस तो विपक्ष का भूमिका निभा रही है, पर आपके अलायंस पार्टनर, ये जो नीतीश डिपेंडेंट, नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एनडीए अलायंस की जो सरकार है, इसमें जेडीयू की तरफ से आ गई है अग्निवीर को स्क्रैप करने की डिमांड। तो सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी जो डंके की चोट पे कहते थे कि हम रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे आरक्षण नहीं देंगे, वहीं चंद्रबाबू नायडू जी 4% आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने की शपथ खा चुके हैं। और तो और उनके उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं। हर बड़े शहर में कब्रिस्तान के लिए जगह होगी, मुल्ला पादरियों के लिए स्टाइपेंड होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं देखना चाहूंगी कि ये जो अलायंस है, जिसकी गठबंधन की जिसकी आदत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, जिसकी अभी तक आदत है कि ये एक स्वर में बोल देते थे डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब किस तरीके से ये सभी अलायंस पार्टनर्स को लेकर चलेंगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, जेडीयू ने भी सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस का मुद्दा उठाया है, और जेडीयू, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अहम भूमिका में है इस अलायंस में। तो किस तरीके से ये बैलेंस करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की शपथ लेते ही इस देश में 3 आतंकी घटनाएं हो गई हैं, चाहे रियासी हो, चाहे डोडा हो, चाहे कठुआ हो। नरेंद्र मोदी जी अपने बधाई संदेश को वापस प्रेषित करने में व्यस्त है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आज 27 लाख नीट के छात्र सड़कों पर है नीट को वापस करवाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और एनडीए में ही देखिए, कहाँ अजीत पवार जी गुट का कह रहा है कि मैं राज्य मंत्री का नहीं लूंगा, ये मेरा डिमोशन हो जाएगा। वहां शिंदे से सेना अलग नाराज है। आज मैंने देखा एजीएसयू के झारखंड के जो अकेले एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि कुर्मी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, वहां ललन सिंह को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। तो जिस तरीके से इनको आदत है उसी तरीके से काम करने की, कि 2 लोग सारे निर्णय लेते थे, पर अब जनता ने इन्हें बता दिया है कि आपको डिबेट को, डिस्कशन को, कंसेंट को, कोऑर्डिनेशन को केंद्र में रखकर काम करना पड़ेगा। आप एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते। और मुझे लगता है ये सीखना पड़ेगा इस सरकार को, सारे पूजा जी दलों के साथ जो समन्वय स्थितियां हैं वो तो बनाकर आपके दिखना यहाँ भी पड़ेगा। ऐसी और यही लोकतंत्र की जीत है। पूजा जी, स्थितियां तो आपके यहाँ भी ऐसी हैं, आपका भी कुनबा बहुत बड़ा है और वहां पर मजबूत साथी भी बहुत हैं। संजय जी, तो सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष की सशक्त आवाज बनेंगे, ये आपको मैं पूरा यकीन दिखा के कह सकती हूँ। पर सरकार का काम है, जैसा भी अभी हमारे विपिन जी ने बताया, हमारे अन्नदाता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ही सुनना। हमारे नीट के छात्रों की, विपक्ष का काम है नीट के
छात्रों की आवाज सरकार तक लेके जाना विपक्ष का काम है। आतंकी मुठभेड़ की में जिन लोगों को शहीद शहादत हुई है उन तक सरकार को लेके जाना, पर पॉलिसी मेकिंग तो सरकार करेगी और उस सारे गठबंधन के साथ सरकार करेगी जिसमें जिसमें चारों तरफ से अच्छा डॉक्टर पूजा जी, आपको लगता है किस किस, क्योंकि बहुत सारे वादे थे, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे वो यूसीसी हो, जनसंख्या हो, सीए हो, क्या लगता है आपको कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इन पे, या सभी बंद होना चाहिए, कोई योजना नहीं, कोई कुछ नहीं? देखिए, कांग्रेस का जो रुख रहेगा वो हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम बिना किसी की सहमति के इस देश में कोई भी कानून नहीं थोपेंगे, चाहे वो यूसीसी हो चाहे वो सी हो। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, ये हम विपक्ष में भी कहेंगे, और ये पूरी इंडिया अलायंस की सम्मिलित आवाज है। पर आप जरा अपने अलायंस पार्टनर जेडीयू से पूछिए, क्या वो यूसीसी के साथ खड़ी है, क्या वो सीए के साथ खड़ी है? आप अपने में सहमति करिए, क्योंकि आपको अब किसी भी बड़े लॉ को पास करने के लिए नंबर्स चाहिए होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो अच्छा है, ये सरकार गठबंधन सीखेगी, ये सरकार आपस में डिस्कशन करना सीखेगी, आपस में लोगों की राय जानना सीखेगी। आज तक पिछले सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 93% बिल पब्लिक कमिटीज को नहीं जाते थे, पब्लिक कंसल्टेटिव कमिटीज को ओपन नहीं होते थे। तो अब बिल्स भी कमिटीज में जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज में, अब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन भी होंगी। आपकी, मेरी और हर किसी की आवाज सुनी जाएगी, पूछी जाएगी कि क्या यह सही है देश के लिए। और मुझे लगता है लोकतंत्र को बैलेंस करने के लिए, लोकतंत्र में संतुलन के लिए ये सबसे जरूरी इलेक्शन। अच्छा डॉक्टर पूजा जी, अब तो संविधान खतरे में नहीं है, अब तो विपक्ष मजबूत है। खतरे में तो ये बताएंगे इन्होंने, इनके लीडर्स ने, हमने तो कुछ नहीं कहा, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे तो पूछ लो अरुण गोविल हो, संजय भाई, ईवीएम का भी पूछ लो, संविधान के साथ साथ ईवीएम ठीक है। नहीं चलिए, ईवीएम का तो रोना खत्म हो गया अब सभी का, मुझे नहीं लगता। पूजा जी चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ, विपिन जी कह रहे हैं तो ईवीएम तो सही है ना अब? देखिए, मैं इस बात को बहुत बेबाकी से कहती हूँ कि इस देश में अगर चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी वो चुनाव आयोग ने नहीं निभाई। हाँ। उस चुनाव आयोग ने कहीं पर भी फ्री एंड फेयर नहीं किया। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के 270 कंप्लेंट किए थे, प्रधानमंत्री मटन मछली मुजरा मुल्ला मदरसा माफिया तक चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पर एक कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं कहती हूँ कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो नहीं गया। जिस तरीके से नंबर्स की हेराफेरी हमने देखी कि 6-6 लाख और एक्स्ट्रा मतलब अभी भी संतुष्टि है नहीं आपकी डॉक्टर पूजा जी? अब ये तो एक विषय लगातार चलता रहेगा। विपिन जी, ये तो आप मान के चलिए कि ईवीएम पे हमेशा दोष लगेंगे ही लगेंगे। अगर निश्चित बात जो है, बात ये कह रहे हैं, अगर उसको मैं जाऊं तो हर चुनाव कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पर ये अपेक्षा करी जाती है कि आप कम से कम, जब आपने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा कांग्रेस पार्टी ने, हाँ। एक तरह से रिवाइवल हुआ है, क्योंकि मैं बोला भाजपा की तरफ से आ रहा था कि ये बिल्कुल एक थी कांग्रेस, लेकिन आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन करा है, तो आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप लोग भी जिम्मेदारी से आगे आए। जनता आपको रोल मॉडल समझती है। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता पे काबिज रहा है, लेकिन वही है। मैं शपथ विपिन ग्रहण भाई, समारोह में आप नहीं आए। मैं विपिन भाई आऊंगा आपके पास, मैं जरा गौरव जी से जवाब ले लेता हूं। विपिन भाई, कि मंथन आपको भी करना है, लेकिन चिंतन आपको भी करना है, क्योंकि आप भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। हाँ। तो यहाँ पर अभी सफर आपके लिए भी लंबा है, कुछ अच्छी बातें हुई हैं, कुछ लंबा ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी मैं गौरव जी से ले लेता हूं। गौरव भाई, क्या लगता है आपको? गौरव जी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आपके पास, बहुत सारी चुनौतियां, खासकर घटक दलों की जो चुनौतियां हैं उसे लेकर कांग्रेस के सवाल हैं। उसके अलावा अगर आप देखें वर्तमान में जिस तरीके की कार्यशैली प्रधानमंत्री जी की रही है, आने वाले दिनों में वो कार्यशैली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो गठबंधन धर्म है या जो हमारे एलाइज पार्टियां हैं, हाँ। उसमें अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। हाँ। उसके सहारे अपनी राजनीति को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रही है। यद्यपि जो 99 पे आया है वो भारतीय जनता पार्टी जो 240 की पार्टी है उसको नसीहत देने का काम कर रहा है और गठबंधन धर्म सिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो 2014 वाली सरकार हो या मोदी 2 की सरकार हो या मोदी 3 की सरकार हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चाल चरित्र में परिवर्तन नहीं आएगा, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरा टर्म विकास की दृष्टि से और बड़े निर्णयों की दृष्टि से
बहुत विशाल और विराट होने वाला है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और जो हमारे एलायंस दल हैं, हम पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी 272 का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद भी अपने गठबंधन दलों को सरकार में स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई हुई एक गठबंधन धर्म का व्यवहार है जो पूरे देश ने देखा है और सभी गठबंधन दलों ने देखा है। नीतीश कुमार जी 1997 से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के घटक दल रहे हैं और टीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, लेकिन जब दोनों अलग हुए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको भी आकलन राजनीति का समझ में आया। तो एक बात तो आप ये जान लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल इंटैक्ट, पूरे ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हमारे एलायंस दल खड़े हैं, बल्कि पहले से और ज्यादा ताकत से खड़े हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। अब रही चुनौती की जहां तक बात है, आगे मोदी 3.0 की जो चुनौतियां हैं वो व्यवहारिक हैं, कई प्रकार की है। निश्चित रूप से दुनिया में एक तरफ जहां रेसेशन है, जहां युद्ध जैसे माहौल है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, वहीं भारत में जो विपक्ष है, ठीक है, पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है विपक्ष, और उस बेहतरी का नतीजा ये है कि पिछले एक सप्ताह में ही तमाम हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर ये और ताकतवर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या माहौल होगा। जैसे अहमदाबाद में, काशी में, तमाम शहरों में, दिल्ली में बम विस्फोट होते थे, वैसे ही माहौल फिर इस देश में थोप दिया जाएगा, ला दिया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उसको फिर 11वें 12वें पायदान पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस का फोरकास्ट है। और रही संविधान की जहां तक बात है, तो संविधान तो पहले भी खतरे में था, इनके लिए आज भी खतरे में है और आगे भी खतरे में रहेगा। और ये जब दबेंगे, जब कमजोर होंगे, तो कोई ना कोई ठिकरा फोड़ेंगे ईवीएम पर और झूठे नैरेटिव्स के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे। आज जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की नहीं। मजबूती दिखा करके और नकारात्मक देश में राजनीति करे विपक्ष, तो ऐसे विपक्ष की आवश्यकता नहीं, जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। कम से कम जो संप्रभुता से जुड़े हुए विषय हैं। अच्छा गौरव भाई, एक चीज बताइए गौरव भाई, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जो मैन्युफेस्टो में आपके 2-3 चीजें बड़ी अहम थी, सीएए को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी, जो भी ये कानून है क्या वो वास्तव में उसी तरीके से, उसी तेवर के साथ लागू होंगे? संजय जी, हमारे मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना हमेशा रहा है, वो हमारा संकल्प रहा है। उसी प्रकार चाहे वो यूसीसी हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, इस पर हम उसी प्रकार से गंभीर हैं और काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे पूर्ण बहुमत नहीं आए, 272 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो एनडीए की सरकार है, जिसकी संख्या 292 से 303 है आज की डेट में, और ये ताकत बढ़ती चली जा रही है, किसी भी फैसले को लागू करने में मुझे लगता है कि कंसेंसस बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ सभी को साथ में जोड़ करके ये सरकार पहले भी चली है और आगे भी चलेगी। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। नावेद शिको साहब भी हमारे साथ हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद भाई, 2-3 चीजें हैं, आप थोड़ा सा देर से जुड़े, 3 लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं। बात हो रही है चुनौतियों की, नई सरकार बनी है, आपके सामने है, गठबंधन की सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि एक तरफ 2-3 लोगों का गठबंधन है, एक तरफ पूरा बड़ा गठबंधन है, लेकिन विपक्ष भी बड़ा मजबूत है इस बार। इसे आप मैं कहूँगा इग्नोर नहीं कर सकते। विपक्ष ऐसा विपक्ष है, और विपक्ष के अंदर जो साथी हैं, जो अभी तक दिख रहा है, वो बड़े एकजुट हैं। अभी तक की तो खबरें इसी तरीके की, आगे आने वाले समय में देखेंगे होगा क्या। लेकिन नावेद भाई, देखने वाली बात ये होगी कि जो विषय हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जो गठबंधन की सरकार है, वहां जो उनके साथी हैं, उन्हीं के यहाँ से वो स्वर जो हैं चालू हो गए हैं। चाहे वो सीएए को लेकर बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, और चाहे वो यूसीसी की बात हो। तो आपको क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके के तेवर हैं, जिस तरीके की कार्यशैली है, क्या आपको लगता है कि इस बार की जो चुनौतियां हैं वो पिछली बार से ज़्यादा हैं और वो उस तरीके के निर्णय ले पाएंगे? नावेद भाई, ये एक बड़ी चीज़ है। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री इस देश की बात तोड़ दी है। ये बात बिल्कुल सही है कि एनडीए जीता है और जनता ने उसको जिताया है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो जनता के जन समर्थन से बने हैं। लेकिन ये बात भी सच है
कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाए, जनता ने इस बात को बेहतर नहीं समझा है। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक इतनी ताकत दी थी कि भाजपा अकेले दम पर सरकार चला रही थी। वो बात अलग है कि एनडीए का एक कुनबा था, लेकिन मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो अब नहीं है। और जनता ने कहीं ना कहीं उसके पर कतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बड़बोलापन हो, जैसे कि कल के कुछ इशारे भागवत जी के थे, चाहे कुछ इस तरह के बयान हो जिसको जनता नहीं पसंद करती हो, चाहे वो इस तरह के कुछ राज्य हो जहां शांति बहाली नहीं हो पाई है। कुछ चीजें कमी रह गई थी, शायद इसीलिए कि जनता ने एनडीए को चुना भी है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे लाकर खड़ा किया है। वन मैन शो के लिए मना कर दिया है जनता ने। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल की एक बेहतरीन सरकार दी, विदेश नीति से लेकर विकास और विकास से लेकर एक बहुत ही स्थिर सरकार दी, इस बात में कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के प्रबंधन में भी नंबर 1 रहे हैं, मेहनत में भी नंबर 1 रहे हैं, विदेश नीति में भी नंबर रहे हैं, विकास में भी, हिंदुत्व में भी, हर मामले में उन्होंने अपनी ताकत को सिद्ध किया है और जनता का विश्वास जीता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये पहला मौका, 30, 35, 40 साल का उनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा, चाहे वो बतौर मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब वो अपने सहयोगियों के बूते पर, अपने सहयोगियों की बैसाखी पर, अपने सहयोगियों के सहारे पर सरकार चलाएंगे। इस बीच उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की, सामंजस्य की कितनी ताकत है, ये पहली परीक्षा है। नरेंद्र मोदी जी का जब हम नाम लेते हैं तो एक चेहरा एक बड़ी ताकत के साथ आता है और हम देखते हैं कि पार्टी को चलाने से लेकर पार्टी के फैसले, सरकार को चलाने से लेकर गुड गवर्नेंस और बहुत सारी चीजें उनके अंदर हैं। लेकिन आज तक हमने कभी नरेंद्र मोदी का वो कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जिसमें वो अपने सहयोगियों को संभाल के चले, उनके साथ में तारतम्य बना के चले, उनके साथ में बैलेंस बना। ये पहला मौका है और ये बड़ी परीक्षा है। जो बात आपने जिक्र किया, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन सफर है और हो सकता है नरेंद्र मोदी इसमें खरे उतरे क्योंकि उनके अंदर योग्यता है, और हो सकता है खरे नहीं भी उतरे। ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ नावेद भाई, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है, नावेद भाई, ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके के निर्णय पहले सरकारों ने लिए, आपने देखा होगा, जो लेना है निर्णय वो ले लेते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो समय बताता है, लेकिन वो निर्णय लेने में एकदम एक्सपर्ट है। नहीं, वो निर्णय लेने में एक्सपर्ट थे, वो थे, है नहीं। हाँ, अब देखना है कि है क्या नहीं है। वो इसलिए थे कि भारत की जनता ने उनको अकेले इस काबिल समझा। 10 साल की जो उनकी सरकार थी, तो निर्णय अकेले लेने का फैसला जनता ने किया था। जनता ने ये ताकत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत नरेंद्र मोदी के सुपुर्द कर दी थी, इसलिए वो कोई भी निर्णय ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ना भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत ही नहीं दी जिसके एक तरीके से वो अघोषित मुखिया है, वो अध्यक्ष नहीं है। पर तो आपको लगता है नावेद भाई कि अब जो निर्णय होने थे, जो बड़े निर्णय है देश के लिए, जिनके लिए पूरे देश की उन निर्णयों पर नजर है, वो रुकेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं रुके तो अच्छी बात है। हम तो देश का हर आम नागरिक का, खास इंसान, हर कोई चाहता है कि स्थिर सरकार हो, क्योंकि स्थिर सरकार देश के लिए बेहतर होती है। सरकार गिरे नहीं, सरकार टूटे नहीं, विवाद नहीं हो, मतभेद नहीं हो, यह हर कोई चाहता है। लेकिन इस बात पर विचार करिए, चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव होने तक नरेंद्र मोदी जी जो धुआंधार अपनी जनसभाएं करते हैं, उसमें वो बार बार क्या सबसे ज्यादा उन्होंने वो वाक्य इस्तेमाल किया कि हम मुसलमानों को बिल्कुल भी अधिक से अधिक आरक्षण नहीं देंगे और जो आरक्षण दिया गया उसको भी वापस लेंगे। ये तो लाइनर था ना। और चंद्रबाबू नायडू साहब क्या कहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी घोषणा पत्र क्या है। नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर को सबसे बेहतर योजना समझा इस देश के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की बात सही हो, लेकिन आप बताइए अग्निवीर को सही पूरे तरीके से परफेक्ट नीतीश नहीं मान रहे हैं ना। एक नेशन एक कानून के मामले के ऊपर उनके सहयोगी जिनके बूते पर ये सरकार 5 साल चलना है, कहां सहमति? अगर सहमति बन गई तो बहुत अच्छी बात है। अब इस फिर अपने साथियों को सहमत करना नरेंद्र मोदी जी की कुवत और ताकत और योग्यता है। हो सकता है इन मुद्दों पर वो अपने सहयोगियों को सहमत कर ले और ये कहें कि नहीं, मुस्लिम समुदाय को अधिक से अधिक जो दिया गया उसको वापस दिया जाए आरक्षण। ये हक सिर्फ दलितों का है, पिछड़ों का है। और उन्होंने एक बार नहीं, अगर उसको गिना जाए तो कम से कम 20-25 बार भाषणों में कहा कि ये कांग्रेस चाहती है कि हमारी सरकार आ जाए और हम अधिक से अधिक मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दे अपने दलित समाज से छीन के। हम तो ये चाहते हैं कि जो हो चुका है हम उसकी जांच कराएंगे, हम उसको खत्म कराएंगे। और चंद्रबाबू
साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने तो इस बात का आधार रखा था अधिक से अधिक मुसलमानों को आरक्षण देना। आज भी वो इस एजेंडे पे है, उनका घोषणा पत्र भी है और वो एक सहारा है। मतलब आने वाले समय में नावेद भाई आप कह रहे हैं चुनौतियां बढ़ने वाली है, सरकार की चुनौतियां बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है, चुनौती है, कठिन है, मुश्किल है। चलिए, लेकिन निर्णयों पर नजर सबकी रहेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा जी, मैं क्योंकि समय खत्म है, एक लाइन में आप अपनी बात ये रखिए कि आपको क्या लगता है जो एक बात नावेद जी ने आपकी तरफ उछाली कि आप चाहते थे, कांग्रेस चाहते थे। पहली बात, संजय जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 2-3 दिन में इतनी आतंकी घटनाएं हुई हैं क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। 2 साल के बच्चे की डेथ हो गई है, 9 लोग शहादत हो गए हैं, कल से आतंकी ऑपरेशन चल रहा है, वो इसके लिए विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। अब भी वो अहंकार से उतर जाए, अब भी उतर जाए नीचे। गौरव जी बोलिए, देश की चलिए एकता जवाब दीजिए और कांग्रेस के attack प्रवक्ता पर को। जब ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही चलिए। ये बात ये को कहना बहुत जरूरी है। आप विपक्षी रफा के लिए कैंपेन चलाने वाले लोगों ने क्यों नहीं इसका कंडेम करना शुरू किया, इसका कंप्लेंट क्यों नहीं किया? मांगनी चाहिए। प्रश्न विपक्ष के ऊपर उठता है। विपक्ष को वोट मिला तो आतंकी घटनाएं हो रही है, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है गौरव जी? अरे कई शहरों में बवाल किया है, आपको देश समझ चल में रहा है, है। 3 दिन से मुरादाबाद में बवाल किया है, डोडा हो या कठुआ हो, वहाँ पे मुरादाबाद में आम कॉलोनियों में लोगों की रैली वैष्णो निकाल देवी करके जाते मां हैं, बहन की गाली दिया है, दर्शनार्थियों की पथराव जान किया जा है। रही है और आप कह रही हैं विपक्ष को वोट काशी में मिला किया इसलिए है। आतंकी घटनाएं हो चलिए, रही हैं। सवाल कहां था और चला कहां गया विपिन जी, ये चलता रहेगा। लेकिन विपिन भाई एक लाइन में आपसे जवाब ले रहा हूं कि पूछना कुछ चाह रहे थे लेकिन चले कहीं गए, और ये हमेशा एक परंपरा सी रही है कि जब अपनी बात आए तो रख दी जाए, लेकिन जब सुनना पड़े तो शायद सबको जोर पड़ता है। विपिन भाई एक लाइन में, चुनौतियां बढ़ी हैं, बोलूंगा विपिन कि भाई। ये दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा को मंथन करने की आवश्यकता है। भाजपा को अपने नाते अच्छे करने पड़ेंगे आरएसएस से, क्योंकि नहीं तो फिर वही वाली बात है जैसे ये बात कर रहे हैं, बैसाखियों के सहारे चलना पड़ेगा। और कांग्रेस को मंथन करना है कि आप लोग ग्रैंड ओल्ड पार्टी थे, आपकी विचारधारा कहां जा रही है। चलिए, ये दोनों लोगों को कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो सवाल होते हैं उसका जवाब देना चाहिए। नावेद भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल उछाला था, उस पर जवाब आना चाहिए था, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन सवालों का जवाब कैसे मिलता है। लेकिन बहरहाल चुनौती बरकरार है और चुनौती रहने वाली है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जो चुनौतियां सरकार के सामने, उनसे सरकार कैसे निपटती है और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो किस तरीके की रहती है, क्योंकि कहा यही जाता है कि प्रधानमंत्री जी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं और दबाव में आने वाले नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो निर्णय लागू हो पाएंगे जिस पर सभी की नजर है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।